हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम लोग सीखेंगे कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं बेटा, अगर हम किसी भी मेटल की बात कर लें, पूरे यूनिवर्स में किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल, मेटल तो मान लीजिए कि स्पेशल केस हो गया, किसी भी मटेरियल क्या होता है, उनके एटम्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हम लोग अगर मान लीजिए किसी मटेरियल में देखें तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर इसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें, इनको टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो होगा क्या, इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और इनका मूवमेंट बढ़ेगा। तो बेसिकली देखा क्या जाता है क्या कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल्स के केस में, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे मेटल्स में, मैंने आपको बताया था मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आपको बताया गया था कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत ज़्यादा का सेंस आदमी कहता है ना बहुत ज़्यादा है, या कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 10 पावर 28 से 10 पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। बेटा यूनिट वैल्यू में कितने इलेक्ट्रॉन मेटल्स में पाए जाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन और जनरेट होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन और जनरेट होने का मतलब क्या, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कितने इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लीजिए लेट अस सपोज अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन जनरेट भी हो गए तो ये 10 पावर 28 का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 के सामने 28 जीरो ऐसे बढ़ाते चले जाइए, आपको समझ में आएगा यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब इस नंबर में अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन और आ भी गए, इसमें ऐड हो गए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो कहने के लिए जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब कभी भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी मटेरियल का तो उसमें भी यह इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू इंक्रीज होगा, पहली केस। दूसरी बात, अब बेटा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब मूव करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ, एटम से आए। जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पॉजिटिव आयंस जनरेट हुआ, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ढेर सारे पॉजिटिव आयंस। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, बार बार पॉजिटिव आयन से टकराएगा। मैं ये सारी चीजें आपको बताया था, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन चलेगा, बार बार पॉजिटिव आयन से टकराएगा, क्या होगा फाइनली वो चल चल के कुछ फिर रुक जाएगा, चलेगा टकराएगा रुक जाएगा, चलेगा टकराएगा रुक जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप लोग पढ़े थे कि इसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर, या कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, एक हाई एवरेज वेलोसिटी नहीं मिल पाती है, एक बहुत स्लो मोशन में ये मूव करते हैं और उसी को हम लोगों ने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ और जनरेट होते हैं उनकी वजह से कोलिजन और बढ़ जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोलिजन बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच में लगने वाला समय, तो रिलैक्सेशन टाइम बेटा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर भी बढ़े हुए हैं, तो जो टकराना है वो जल्दी जल्दी होगा। अब जल्दी जल्दी टकराएगा, जल्दी जल्दी टकराने से होगा क्या, जल्दी जल्दी टकराने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मतलब टकराने के बीच का जो समय था वो कम हो जाएगा। तो भैया टकराने का जो समय है वो कम हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू बढ़ गया। तो दो चीजें बेसिकली होती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने कैटेगरी डिफाइन किया गया है। एक तो कैटेगरी है कि भैया जब हम मेटल्स लेंगे तब क्या होगा। मेटल्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें कॉपर हो सकता है, उसमें गोल्ड हो सकता है, उसमें सिल्वर हो सकता है, समझ रहे हैं। इस तरह के मेटल्स जो हम लोग ले रहे हैं, उसमें एल्यूमिनियम हो सकता है मेटल्स वाले। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल। और तीसरी कैटेगरी आती है एलॉय। एलॉय में बेटा आपको याद होना चाहिए, जैसे नाइक्रोम हो गया और इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, मैग्नीन हो गया,
समझ रहे हैं? नाइक्रोम, मैग्नीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। नाइक्रोम हो गया बेटा, मैग्नीन हो गया। तो ये जो मटेरियल है एलॉय में ये सब आते हैं। अच्छा, अगर हम लोग मेटल्स के हिसाब से देखें, तो मेटल, सेमीकंडक्टर, एलॉय आ गए। अगर कंडक्टिविटी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो एक टर्म और मिलता है मटेरियल में, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो बेटा आप इंसुलेटर को कहाँ रखेंगे, किस कैटेगरी में? इंसुलेटर को हम लोग सेमीकंडक्टर के साथ यहाँ पे रखेंगे। कब? जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करने पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस समय। बाकी तो बेटा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर या तो आप ऐसे समझो, देखो कंडक्टिविटी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी डिफाइन होती है। एक तो हो गया कंडक्टर, और दूसरी कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट मिले, जिसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया कंडक्टर। अब बेटा एक तो हो गया कंडक्टर जहां पे करंट मिलेगा, और दूसरा उसका उल्टा समझ लो जहां करंट नहीं मिलेगा, दैट इज इंसुलेटर। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी एक होता है जो हम इंसुलेटर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसमें करंट कंडक्ट होता है, और पूरी तरह से उसको अच्छा कंडक्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि कंडक्टर की अपेक्षा उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इसका मतलब ये बीच वाली कैटेगरी आ गई। तो भैया बीच वाली कैटेगरी का नाम हो जाता है सेमीकंडक्टर। न ये इस पार में है न उस पार में, न तो ये बढ़िया कंडक्टर है, न तो ये एकदम से कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे आपको, न एकदम से रोक ही पा रहे हैं, और न तो कह रहे हैं नहीं तुम जाओ बहुत तेजी से जाओ, रास्ता साफ, ऐसा नहीं। तो दैट मीन्स एक बीच की आपने बाउंड्री लाइन बनाई और उसी को उसमें जो एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी के बेस पे 3 तरह से हम लोगों ने मटेरियल को डिफाइन कर लिया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। बट बेटा अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के अलावा भी मटेरियल देखने को मिलते हैं। वो जो अलावा वाली बात मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ करके जो बात आती है वही होता है। इसका मतलब अगर हम पूरी मटेरियल की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मेटल की बात करें, तो पूरी तरह से ये 4 कैटेगरी मिलती है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी? एक तो बेटा आपका मेटल्स हो गया, दूसरा आपका सेमीकंडक्टर, तीसरा एलॉय और चौथा इंसुलेटर। तो ध्यान देना, जब कभी भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात होगी उस समय हमको इंसुलेटर को किस कैटेगरी, किसके साथ रखना है? सेमीकंडक्टर के साथ। अच्छा, यहीं पे एक बात और जान लीजिए, सेमीकंडक्टर में बेटा हम लोगों को सिलिकॉन और जर्मेनियम अक्सर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और टर्म आपको पढ़ना है, दैट इज कार्बन। मतलब कार्बन यहाँ पे सेमीकंडक्टर के ही कैटेगरी में देखा जाए। ध्यान में बातें समझ में आ गई? बेटा मेटल्स के केस में हम लोग अगर बात करेंगे तो हमको एलॉय को कंसीडर करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वही सिंपल सी बात, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कुल मिला के 4 कैटेगरी बनते हैं, चारों को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब हमने कहा क्या कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 2 चीजों पे प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से 2 चीजों पे? इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारा बढ़ जाता है इन केस ऑफ मेटल। या आप कह सकते हैं कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिंपल सा आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। अच्छा, मेटल के केस में बेटा चूंकि इतना ज्यादा पहले से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम कि हमने बताया कि अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं 10 पावर 28, 10 पावर 29 ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें अगर बेटा 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा भी दिए जाए तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये जान लीजिए कि ये समुद्र है, उसमें 4 बाल्टी पानी डालने की बात हो रही है, इतना। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा तो, लेकिन ये क्या हो, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। मतलब इफेक्ट यहाँ पे किसका दिखाई देगा? रिलैक्सेशन टाइम के घटने वाला। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो मैं आपको क्या बताया हूँ, R इज इक्वल टू, बताइए बेटा, m L डिवाइडेड बाई N E
स्क्वायर एन टाउ इंटू ए। और हमने आपको बताया था कि एल बाई ए अगर निकाल के देखें तो यही क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ पे बेटा रो के जगह पे आप देखो तो क्या आपको मिल रहा है, रो के जगह पे एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टाउ। ध्यान दीजिएगा अगर हम कह रहे हैं टाउ घट रहा तो टाउ घटने पे जितना रिलैक्सेशन टाइम घटने पर जितना बेटा रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ेगा उतना ही तो रेजिस्टिविटी पे भी प्रभाव पड़ रहा है। रेशियो की बात करें तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टिविटी में टाउ जिस तरह से इफेक्ट कर रहा है उसी तरह रेजिस्टेंस में, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब रो चेंज होगा तो यहाँ पे आर भी चेंज होगा। तो यहाँ हमको जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, अगर हम इसमें टेम्परेचर लें और इसमें हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ले सकते हैं बेटा। रेजिस्टिविटी लेंगे तो भी वही ग्राफ, रेजिस्टेंस लेंगे तब भी वही ग्राफ। ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। रेजिस्टेंस लेंगे तब भी वही ग्राफ, रेजिस्टिविटी लेंगे तब भी वही ग्राफ। कारण क्या है बेटा, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस एल बाई ए की तो बात हो नहीं रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ एरिया में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, अंदर फर्क पड़ रहा है उसके किन किन बातों पे, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम पर, दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है। अच्छा ये दोनों चीजें रेजिस्टेंस में भी हैं और ये दोनों चीजें आपके रेजिस्टिविटी में भी हैं। इसका मतलब बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा, आप देखिए रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे है ई स्क्वायर एन टाउ, अगर ये रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रो की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब बेटा ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा, इस तरह का। ये जो वैल्यू है वो हमको क्या दिखाई देगी, ये वैल्यू हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि बेटा यहाँ पे मैंने जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया। ये भी आप सोच सकते हैं कि ग्राफ में हम जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया। भाई आप सोचिए सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे हम लोगों का काम क्या है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से पहले भी तो रेजिस्टिविटी थी। भाई ऐसा तो है नहीं कि अब अभी जब हम टेम्परेचर बढ़ाना चालू किए तब रेजिस्टिविटी चालू हुई, ऐसा तो है नहीं। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों पहले से था, दोनों का सेंस आप समझिएगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिफाइन किया गया है। रेजिस्टेंस बेटा सिंपल आप देख रहे हैं रोयल बाई ए, और रेजिस्टिविटी कब होता है जब इसको इस यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ले ले तो आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी आल्सो भी नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे समझिए मैंने क्या कहा कि ये ग्राफ यहाँ से इसलिए स्टार्ट हुआ बेटा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से पहले, टेम्परेचर चेंज करने से पहले भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसलिए हम इसको जीरो से नहीं चालू करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस लेके चालू करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। इस केस में बेटा फिर वही बात, हमारे पास दो चेंज होने वाले फैक्टर हैं, एक एन है और एक टाउ है। आप ये जान लीजिए इसमें एन का बढ़ना मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ना किसी काम का नहीं था, यहाँ पर यही काम का है, इसी से प्रभाव दिखाई देगा। टार्क मतलब रिलैक्सेशन टाइम के घटने का यहाँ पे प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो बताइए रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट ये हो जाएगा कि जब रिलैक्सेशन टाइम का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा और एन के बढ़ने की बात की जाएगी तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आपको फार्मूला यहाँ साफ साफ पता है, रेजिस्टेंस का क्या हमने लिखा है बताओ यहाँ पे, ये डिपेंड कर रहा है एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टाउ ये, और रेजिस्टिविटी हमने कहा है क्या है भैया बताइए, एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टाउ। तो दोनों में हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर टाउ प्रभावित न हो, टाउ पे कोनो प्रभाव न पड़े, और किस पे प्रभाव पड़े बताओ? अगर एन पे प्रभाव पड़े तो ये एन पे प्रभाव पड़ेगा, एन बढ़ेगा तो ये भी डाउन होगा, एन बढ़ेगा तो ये भी डाउन होगा।
इसका मतलब हमें जो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर हम इस पे टेम्परेचर ले लें, इस पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ले लें, तो बताइए क्या मिलेगा, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। टेम्परेचर कैसा दिखाई देगा, डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये भैया सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कार्बन के केस में इतनी ये चीजें हमको देखने। चलिए अगला एलाय का क्या होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि भैया पड़वे नहीं करता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि विशेष प्रभाव न पड़ने का मतलब थोड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं कि यह जो है टेम्परेचर के साथ स्लाइटली चेंज होता है। क्या होता है भैया, स्लाइटली चेंज होता है, ये टेम्परेचर के साथ स्लाइटली चेंज होता है, तो इसको स्लाइटली चेंज करा दीजिए। समझ गए भैया, ये स्लाइटली चेंज होता है, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। तो इनकी कहानी ये हो गई, इनकी कहानी ये हो गई कि भैया ये टेम्परेचर बढ़ाने पे घटेगी, कौन घटेगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और इनकी कहानी क्या है, इनकी कहानी ये है कि ये जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अब बेटा इस पे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से एग्जाम में आ सकता है। कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होता है, कह देगा कि इफ द टेम्परेचर, क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, इफ द टेम्परेचर ऑफ copper increases then their resistivity can be represented। आपको ऑप्शन बना देगा भैया कि इसकी रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर कॉपर का बढ़ा दे तो क्या होगा, तो ए बी सी और डी। चलिए 4 ऑप्शन बना दे रहा है, ये हो गया टेम्परेचर, ये होगी रेजिस्टिविटी, इस पे भी भैया इधर हो गया टेम्परेचर, इधर हो गया रेजिस्टिविटी, इस पे भी भैया इधर हो गया टेम्परेचर और इधर हो गई रेजिस्टिविटी। यहाँ भी इधर की तरफ टेम्परेचर और इधर की तरफ रेजिस्टिविटी। बताओ भैया क्या हो जाएगा, बताइए ग्राफ कैसे कैसे दे सकता है। ग्राफ वही जो हम लोग सीखे हैं उसी टाइप का ग्राफ बना देगा। कैसा कैसा ग्राफ बना देगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का बढ़ना दिखा देगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का घटना दिखा देगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का स्लाइटली चेंज दिखा देगा। और ये भी कर सकता है कुछ इस टाइप का ग्राफ दे दे जिसका कोनो मतलब ना हो। आप बताइए इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर, टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीज कर रहा है, तो आपसे कह रहा है रेजिस्टिविटी क्या होगा। साफ साफ समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसका, मेटल्स का बढ़ता है। किसका बढ़ता है, मेटल्स का बढ़ता है। और यहाँ पर ये कॉपर पहले वाले कैटेगरी में है, इसमें मेटल वाले कैटेगरी में है। समझ में साफ साफ आ रहा है। अच्छा, अगर इसी सवाल को, इसी क्वेश्चनवा को भैया अगर कॉपर हटा करके यहाँ पर सिलिकॉन लिख देता तब क्या हो जाता, तब क्या हो जाता बताइए। अब कह रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड। बताओ भैया क्या हो जाएगा, अगर सिलिकॉन कर दिया तो वो तो हमारा ये सेकंड वाली कैटेगरी हो गई, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, तो ये ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, इसी सवाल को अगर भैया यहाँ पे सिलिकॉन हटा करके एलाय का नाम दे दिया, क्रोमियम का नाम दे दिया, नाइट्रोम का नाम दे दिया, इसी एलाय का नाम लिख दिया, अब बताइए क्या हो जाएगा। जैसे ही एलाय का नाम देगा, नाइट्रोम या मैग्नीन वगैरह यहाँ पे लिख देगा, वैसे ही हमारा क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहाँ पर स्लाइटली चेंज विद टेम्परेचर। इफ कैन रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिख के दे सकता है,
ये भैया इसके मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन बात ये है कि कुल मिला जुला के आपके अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ग्राफ से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। ठीक, अब इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बड़ा सिंपल सा है, पढ़ लेते हैं क्या होता है, देख लेते हैं। देख ले थोड़ा भैया, चल रहा है कि बंद हो गया वीडियो? अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब अगला है हमारा कॉन्सेप्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर, या इसी को आप पढ़ सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को भैया आप पढ़ सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और कुल मिला जुला के बात ये है कि इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं भैया? अल्फा से दिखाते हैं। और ये हम बात क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट का बात कर रहे हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर, या यहीं पे रजिस्टिविटी का भी नाम दे सकते थे, या रजिस्टिविटी, ये दोनों बात आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। आप ही मान लो भैया कि इनिशियल टेम्परेचर हम जब दिए उस समय हमारा रेजिस्टेंस भी इनिशियल था, और जब हम भैया फाइनल टेम्परेचर दिए उस समय हमारा रेजिस्टेंस भी फाइनल हो गया। ठीक, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है तो सिंपल सा फंडा RF फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर भैया इसी को हम ऐसे लिख दें तो और अच्छी बात आ जाएगी। कौन सी अच्छी बात आ जाएगी? RF इक्वल टू RI, और यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के जगह पर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस वाली कहानी। अब भैया रेजिस्टेंस के जगह पर रेजिस्टिविटी अगर हम लोग लिख दें, क्या लिख दें? रेजिस्टिविटी लिख दें, तो बात फिर वही आ जाएगी। इनिशियल टेम्परेचर पर इनिशियल रेजिस्टिविटी और फाइनल टेम्परेचर पर फाइनल रेजिस्टिविटी। चलो भैया, अब क्या होगा? फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चलिए, अब क्या हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और ये जो हम लोग ब्रैकेटवा लगा रहे हैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। अब ये बात हमारी बन गई रेजिस्टिविटी के लिए, और ये बातें बन गई इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए। अब चलिए इस पे एक छोटा मोटा एग्जांपल भी देख लिया जाए, बातें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई है कि हम यहाँ अल्फा लिखे हैं, यहाँ भी अल्फा लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट चाहे रेजिस्टेंस का बात करें, चाहे टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी की बात करें, दोनों का कोफिशिएंट क्या होता है? अल्फा होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि क्वेश्चनवा में कि कोई कॉपर वायर हमने लिया है। क्या लिया है? कॉपर वायर लिया है। अच्छा, एट टेम्परेचर
कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो रेजिस्टेंस है वो उस समय तब 0 डिग्री पर भैया, इस समय इसका रेजिस्टेंस आप मान लीजिए 20 ओम है। उसके बाद आपसे कह रहा है इसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री कर दिए, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिए। अब क्या हो जाएगा भैया, तो कह रहा है कि हमारा फाइनल रेजिस्टेंस उस समय कितना पाए, उस समय 26 पॉइंट हमने इसको कर दिया 26.4 ओम कर दिया। कितना कर दिया, 26.4 ओम कर दिया। अब इसको जो है हमसे कह रहा है कि इसका अल्फा कितना होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, या तो चाहे तो अल्फा के लिए वहां से फार्मूला भी निकाल सकते हैं, आसान सा फार्मूला आ जाएगा RF माइनस RI। क्यों भाई बताइए, RF ये RI यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, या फार्मूला क्रिएट करके निकाल सकते हो, या तो इसी में डायरेक्ट रख दीजिए। RF की वैल्यू रख दिया जाए, कितना है भैया 26.4 और इक्वल टू 20 और क्या है भैया 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी की वैल्यू 80 माइनस 0, मतलब ये आपका आ जाएगा 80। अब क्या करिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 26.4 इक्वल 20 प्लस 8 दूनी 1600 अल्फा हो गया भैया। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाई 1600, ये बच गया अल्फा का। इसको आप सॉल्व नहीं कर लेंगे, इतना आ जाएगा। अच्छा यूनिट की भी बात कर लिया जाए, यूनिट भी इसका आता है, क्या आता है बताइए। अगर यहाँ से हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा और अच्छा बनाने का कोशिश करें अल्फा के लिए, पर्टिकुलर अल्फा के लिए, तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, RF इज इक्वल टू RI प्लस क्या हो जाएगा बताइए। ऐसा करते हैं, इसको डिवाइडेड कर देते हैं, काम खत्म हो जाए। RF बाई RI कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बताइए कौन दिक्कत, 1 इधर ले आके माइनस कर लो, RF बाई RI माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। कर सकते हैं, कौन दिक्कत नहीं। अब बताओ RI को यहाँ पे ऊपर ले जाके गुणा कर दे अगर हम, तो RF माइनस RI, अगला स्टेप अगला लिख दे रहे हैं RF माइनस RI इक्वल टू डिवाइडेड बाई RI इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। क्या हो जाएगा भैया, अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से बताइए डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इनिशियल इनटू टेम्परेचर, ये हो गिरी जा रहा है ससुरा, इनटू टेम्परेचर, यहाँ नीचे आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू अल्फा। तो कुल मिला जुला ऊपर भी ओम नीचो ओम नीचे डिग्री सेल्सियस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या सीख लिया, रेजिस्टेंस का हो, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेटल के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, इंसुलेटर के केस में, और कहाँ इंसुलेटर के बाद एलॉय के केस में। और हम लोगों ने क्या सीख लिया कि कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो फिलहाल भैया आज के लिए इतना ही, राम राम। अगली बार बताएंगे इसके आगे का काम।